आप लोगों को डिटेल में ये बताना चाहता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने जो मैंने आप लोगों को एक लेक्चर भेजा था बच्चे, जो कि था कार्डियो फिजियोलॉजी के ऊपर, जिसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था जो कार्डियक साइकिल के को रिलेशन होते हैं डिफरेंट हार्ट की साउंड्स के साथ और ये और वो। क्या आप लोगों ने वो लेक्चर सुना था? अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो मुझे इन्फॉर्म करेगा इस लेक्चर के बाद, या मैं आप लोगों को खुद ही ग्रुप के अंदर लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोगों ने वो लेक्चर लाजमी सुनना है। उस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 21 की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें छुपी हुई हैं। लेकिन बच्चे मैं आप लोगों को यहाँ पे भी अभी भी कुछ दोबारा सा थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को फुल फ्लैज क्लियर हो जाए। ठीक है, चैप्टर नंबर 21 में 2-3 इवेंट्स को डिस्कस किया गया है। आप लोगों को बिल्कुल क्लियर इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। एक तो बच्चे इसमें डिस्कस की है कॉरोनरी हार्ट डिजीज। ठीक है, जो आपकी कॉरोनरी हार्ट डिजीज होती है ये एक बहुत वाइड रेंज की डिजीज है। इसके अंदर डिफरेंट डिजीजेस आ जाती हैं। क्या क्या? इसके अंदर एंजाइना आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर मायोकार्डियल इंफार्क्शन आ जाता है। ये दो मेन डिजीजेस हैं जो इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा छोटी डिजीजेस की अगर बात की जाए जो इसके अंदर आती हैं, तो वो होती है बच्चे सडन कार्डियक डेथ, वो भी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, सडन कार्डियक डेथ, ये तीन चीजें आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए। अब आप लोगों को बच्चे यहाँ पे ये बताता चलूँ कि एंजाइना क्या होती है। जब तक आप लोग ये चीजें समराइज वे में नहीं समझेंगे, बुक पढ़ने का बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। बच्चे एंजाइना जो होती है बेसिकली ये तीन तरह की होती है। कौन कौन सी? आपकी होती है अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है, दूसरी होती है स्टेबल एंजाइना, तीसरी होती है आपकी प्रिंजमेटल एंजाइना। ठीक है, अब आप लोग प्लीज इसका मतलब समझ लीजिए इनका क्या मतलब है। स्टेबल एंजाइना बेसिकली ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर एक ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर फिक्स्ड स्टीनोसिस है। क्या है? इस तरह का एक क्लॉट बना हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से ये देखिए, मैं इस क्लॉट को ना एक कलर दे देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये प्रॉपरली क्लॉट है। ये क्लॉट बना हुआ है। इस क्लॉट की वजह से बच्चे ये देखें कि दरमियान में जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कि ये स्टीनोस्ड है। ठीक है, लेकिन ये फिक्स्ड स्टीनोसिस है, ये चेंज नहीं होता, ये फिक्स्ड है। ठीक है, अब ये तो मैंने आप लोगों को उसकी पैथोलॉजी बता दी। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन स्टेबल एंजाइना की क्या होती है कि कोई भी बंदा जो होता है जब वो एक्सर्ट करता है, जब वो कोई विगरस एक्टिविटी करता है तो तब उसको पेन शुरू हो जाता है। एंजाइना का बच्चे बेसिकली मतलब होता है पेन, और एंजाइना पेक्टोरस का मतलब है चेस्ट का पेन। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरस को मायोकार्डियल इंफार्क्शन के साथ कंफ्यूज नहीं करना। मैं अभी आपको आखिर में डिफरेंस भी बताता हूं कि क्या होता है। स्टेबल एंजाइना में फिक्स्ड स्टीनोसिस होता है। ठीक है, कोई थ्रोम्बस बना होता है यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, और जब बंदा एक्सरसाइज करता है, कोई एक्टिविटी करता है, तो उसको एंजाइना पेक्टोरस होता है। अनस्टेबल एंजाइना में बच्चे बेसिकली क्या होता है कि जो आपका स्टीनोसिस होता है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, अनफिक्स्ड स्टीनोसिस। अनफिक्स्ड से ये मुराद कि कभी ये छोटा भी हो सकता है और कभी ये बड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी इनहैंस हो सकता है। और सबसे बड़ी जो इसकी मुसीबत होती है वो ये होती है कि जो इसका थ्रोम्बस होता है वो अल्सरेट कर जाता है। अल्सरेट करने का क्या मतलब है बच्चे? रप्चर कर जाता है। ये जो आपको मैं यहाँ पे शो करूं, अगर ये इधर से फट गया है, ये सारा का सारा फट के ब्लड वेसल के अंदर रिलीज हो गया है। जब ये ब्लड वेसल में इसके फटे हुए कंटेंट्स रिलीज होते हैं तो आप ये देखें कि कॉरोनरी सर्कुलेशन के अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के अंदर इसके जो पीसेस होंगे वो जाके ऐसे ऐसे फंस जाएंगे। ठीक है, ये बात आपने मेरी याद रखनी है। अनस्टेबल एंजाइना में थ्रोम्बस अल्सरेट कर जाता है, रप्चर कर जाता है। तो जो अनस्टेबल एंजाइना का पेन होता है वो रेस्ट पे भी हो सकता है। एक बंदा आराम से बैठा था, उसकी आपने उसको एकदम चेस्ट के अंदर पेन शुरू हो गया, लेकिन वो पेन रेडिएट नहीं कर रहा। हो ऐसा हो भी सकता है कि एंजाइना का पेन लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट अपर लिम्ब में, जॉ में, नेक में रेडिएट करे, बिल्कुल उस तरह जैसे हार्ट अटैक का या मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेन होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि रेडिएट ना करे, सिर्फ चेस्ट का पेन हो। ठीक है, दूसरी तीसरी चीज जो है बच्चे, दैट इज बेसिकली प्रिंजमेटल एंजाइना। प्रिंजमेटल एंजाइना वो टाइप एंजाइना की जिसके अंदर जो वेसल होती है वो पहले नॉर्मल होती है, बाद में उसको पता नहीं क्या मुसीबत पड़ती है कि वो वेजोस्पैज्म में चली जाती है। ऐसे करके उसके अंदर स्पैज्म डेवलप कर जाता है, उसको मरोड़ पड़ जाता है, वो मुड़ जाती है।
तो प्रिंस मेटल एंजाइना, ये सारी हम बेसिकली किस वेसल की बात कर रहे हैं? हार्ट की वेसल्स की बात कर रहे हैं, और हार्ट की वेसल्स को कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। तो कॉरोनरी आर्टरीज की ये 3 डिजीजेस थी, ये मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चे कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है, ठीक है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक कॉरोनरी आर्टरी है, ये इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो कॉरोनरी आर्टरी में जिस जगह पे ऑक्लूजन होगी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ब्लड का फ्लो ऐसे है, तो जिस जगह पे बच्चे ऑक्लूजन होगी, उसके बाद वाला जो एरिया होगा वहां पे ब्लड नहीं पहुंच सकेगा। जब वहां पे ब्लड नहीं पहुंच सकता तो उस एरिया के अंदर इस्कीमिया हो जाता है। इस्कीमिया का क्या मतलब है बच्चे? लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। जब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होगा तो वहां पे क्या मुसीबत होगी? वहां पे इंफाक्शन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इंफाक्शन का क्या मतलब है? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है बच्चे? आप लोग बहुत अच्छे से फर्स्ट ईयर की ही फिजियोलॉजी में गाइटन में चैप्टर नंबर 3-4 के अंदर पढ़ के आए हैं, जो सेल वाला चैप्टर है कि एपोप्टोसिस होता है और नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस से मुराद ये होता है इन्फ्लेमेटरी सेल डेथ। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। इन्फ्लेमेशन की वजह से जो सेल डेथ होती है उसको हम लोग कहते हैं नेक्रोसिस, ठीक है। और जो एपोप्टोसिस होता है वो बच्चे बेसिकली नॉन इन्फ्लेमेटरी सेल डेथ होती है, या आप ये कह लें प्रोग्राम सेल डेथ उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एपोप्टोसिस का प्रोसेस जो है वो मैंने वैसे ही आपको बताया है को रिलेट करने के लिए, हालांकि एपोप्टोसिस का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो एपोप्टोसिस बच्चे यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन जो मैंने अभी आप लोगों को फर्दर चीज बताई है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर भी क्लॉट है, लेकिन वहां पे इस्कीमिया है। तो अब आप ये देखें कि मैंने आपको कहा अनस्टेबल एंजाइना में भी क्लॉट है, फिर मैंने आपको कहा स्टेबल एंजाइना में भी क्लॉट है, फिर मैंने आपको कहा मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी क्लॉट है। तो फिर इन सब के अंदर फर्क क्या है? इन सब के अंदर बच्चे सबसे पहले आप लोग तो ये इनका कंपैरिजन ऐसे नोट करें ना, अनस्टेबल, स्टेबल, और साथ ही साथ आप लोग लिख लें MI, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। और मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ कि इन सब के अंदर क्लॉट्स एग्जिस्ट करते हैं। मसला सिर्फ सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि स्टेबल एंजाइना में फिक्स्ड क्लॉट होता है, फिक्स्ड स्टीनोसिस होता है। अनस्टेबल के अंदर अनफिक्स्ड होता है और वो रप्चर काट जाता है क्लॉट। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर जो क्लॉट होता है वो भी एक ही जगह टिका होता है, फिक्स्ड होता है और बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज होता है। सबसे बड़ी, अब चले बड़े छोटे को छोड़ें, बस होता है, ठीक है, इतना याद रखें। अब फर्क इनमें बच्चे ये आता है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन में जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्लॉट बनता है, तो जो जिस जगह पे क्लॉट बनता है उसके बाद जिस एरिया को ब्लड वेसल सप्लाई कर रही होती है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर आपको इस्कीमिया मिलता है और इस्कीमिया के साथ इंफाक्शन मिलता है, सेल डेथ मिलती है, यहाँ पे आपको इन्फ्लेमेटरी चेंजेस मिलती हैं। लेकिन अनस्टेबल और स्टेबल एंजाइना में आपको इंफाक्शन नहीं मिलता, जो मायोकार्डियम होता है वो अनइफेक्टेड रहता है, ठीक है। मेरी बात दोबारा सुन लीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, इवन फाइनल ईयर के बच्चों को भी ये वाली बात समझ नहीं आती। एंजाइना पेक्टोरस के अंदर अनस्टेबल और स्टेबल दोनों टाइप में हार्ट के मस्कुलेचर की डेथ नहीं होती, हार्ट के डेथ सेल्स की डेथ नहीं होती, लेकिन मायोकार्डियल इंफार्क्शन में हार्ट के सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, ठीक है, जब ब्लड फ्लो वहां पे नहीं होता। उसके बाद बच्चे आपको एक और बात बताता चलूं कि अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अनस्टेबल एंजाइना और स्टेबल दोनों के अंदर जो है हार्ट, उसका बेसिकली हार्ट की डेथ, सेल्स की डेथ नहीं हो रही। तो फिर आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको कॉज पता होनी चाहिए। अगर एक बंदा एक्सर्ट कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसको एंजाइना पेक्टोरस शुरू होता है, तो आप उसको स्टेबल एंजाइना पेक्टोरस कहेंगे। और अगर एक बंदा रेस्ट पे बैठा हुआ और उसको शुरू होता है तो आप उसको अनस्टेबल कहेंगे। और जो MI का पेशेंट होता है उसको किसी भी सूरत में हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है MI, एक्टिविटी में भी हो सकता है, ठीक है। खास तौर पे बच्चे जो इमोशनल ट्रॉमा होता है, जो कि खास तौर पे आप कह लें कि बुजुर्ग लोगों को ये फेस करना पड़ता है कि किसी बच्चे की डेथ की खबर सुन लें, किसी और की डेथ की खबर, किसी के एक्सीडेंट की, तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन अक्सर औकात बड़े लोगों को हो जाता है। अब मैंने आप लोगों को मायोकार्डियल इंफार्क्शन तो समझा दिया। यहाँ पे चैप्टर नंबर 21 की ही 20 और 21 दोनों की मिला के एक और बात को समराइज करना चाहता हूँ कि कार्डियक फेलियर जो है, ये बेसिकली कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय कंजेस्टिव। मैं ये वाली बात पहले भी बहुत दफा लेक्चर्स में बता चुका हूँ, अभी दोबारा बताने लगा हूँ ताकि किसी बच्चे को नहीं क्लियर तो उसको क्लियर हो जाए।
राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको पता है कि वीनस रिटर्न सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आ रहा है, राइट एट्रियम के थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए नीचे राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से ऊपर बचे ये जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ऊपर लंग्स के पास, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लंग्स। ठीक है, ऐसे करके लंग्स से बचे जो आपका ब्लड है ये वापस आ रहा है थ्रू पल्मोनरी वेन्स इनटू लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी वेन से नीचे आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड सॉरी माइट्रल वाल्व है, माइट्रल या बाइकस्पिड वाल्व है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ये एओर्टा से जा रहा है। ठीक है, अब आपको बात बताने का पर्पज ये है, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, कॉजेस तो बहुत सारी होती हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की, मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ। क्या मैं कहता हूँ, इस बंदे को यहाँ पे माइट्रल स्टीनोसिस है, ठीक है, एमएस का पेशेंट है ये। माइट्रल स्टीनोसिस के केस में ब्लड पुश फॉरवर्ड नहीं हो सकेगा, तो उसकी बैक पुश पड़ेगी पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से लंग्स के अंदर, लंग्स से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम से सुपीरियर वीना केवा। अब आपको पता है कि सुपीरियर वीना केवा दो चीजों से मिलकर बनती है, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ठीक है, ये राइट साइड की, ये लेफ्ट साइड की। जो लेफ्ट साइड की वेन है बच्चे, इसकी फॉर्मेशन फर्दर टू वेन से हुई है, किस किस से, एक है आपकी इंटरनल जगुलर वेन और दूसरी है आपकी सबक्लेवियन वेन लेफ्ट साइड की। इसी तरह राइट साइड पे भी आती है, राइट साइड की इंटरनल जगुलर वेन और राइट साइड की सबक्लेवियन वेन। तो आप ये देखें कि जब ये बैक प्रेशर एक्सर्ट होता है तो इस बंदे के अंदर यहाँ पे आपको इंटरनल जगुलर वेन में प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, और जो आपकी जेवीपी होती है वो रेज हो जाती है। जेवीपी हम किसे कहते हैं, जगुलर वीनस प्रेशर। ठीक है, ये वेन का प्रेशर होता है, और वेन जो होती है इसके अंदर पल्सेशन आने लग जाती हैं। तो आपको जब भी कभी ये सिनेरियो दी जाए, प्लीज मेरी बात याद रखिए, जब भी किसी नॉर्मली जगुलर वीनस पल्स जो होता है वो ऐसे रेज नहीं होता, वो पल्सटाइल नहीं होता, वो विजिबल नहीं होता। अगर आपको सिनेरियो में दो बातें दी जाएं, या तो ये दी जाए कि एक बंदे का जेवीपी जो है वो विजिबल हो गया है, या फिर ये दिया जाए कि उसकी पल्सटाइल मोशन स्टार्ट हो गई है और वो आपको नेकेड आई से नजर आ रही है, तो आपने हमेशा यही सोचना बच्चे कि उसको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है। ठीक है, अब आप ये देखें कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर किसी भी कोरोनरी आर्टरी का थ्रोम्बस नहीं बना, किसी भी कोरोनरी आर्टरी की ऑक्लूजन नहीं हुई, फिर भी हार्ट फेल हो रहा है। ठीक है, जबकि मायोकार्डियल इंफाक्शन में कोरोनरी आर्टरी के एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हार्ट फेल हो रहा था। ठीक है, तो आप उसके अलावा बच्चे इसके जो इफेक्ट्स कुछ बताता चलूं, तो इंफीरियर वीना केवा जो है वो नीचे की तरफ इन कांटेक्ट होती है विद योर लिवर एंड पोर्टल वेन, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, अब आप ये देखें कि इंफीरियर वीना केवा जब ऐसे इन कांटेक्ट होती है नीचे लिवर की वेन्स के साथ, तो लिवर के ऊपर जो बैक प्रेशर पड़ेगा, इंफीरियर वीना केवा का ब्लड जो है वो एक्सर्ट करेगा लिवर के ऊपर प्रेशर, तो लिवर के अंदर भी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लेमेटरी सेल डेथ। क्यों? क्योंकि ब्लड का सारा प्रेशर लिवर के ऊपर पड़ रहा है, तो लिवर के जो सेल्स होते हैं वो प्रेशर पड़ने से मरने लग जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर एक और बात बताता चलूं, तो ये वाला जो प्रेशर होगा ये पीछे की तरफ पोर्टल वेन में भी डायरेक्टेड होगा। बैक फ्लो जो बैक प्रेशर होता है ये पोर्टल वेन में जाएगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो पूरी की पूरी पोर्टल वेन होती है वो आपके गट को ड्रेन करती है। ठीक है, और आपकी पेरिटोनियल जो आपकी पेरिटोनियल कैविटी होती है, आपको पता है ना, आपकी बॉडी में तीन कैविटीज हैं, पेरिकार्डियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी। तो जो आपकी बच्चे प्लूरल कैविटी पेरिटोनियल कैविटी होती है, इसकी दो लेयर्स होती हैं, पैराइटल लेयर और अंदर वाली होती है विसरल लेयर। तो इनके बीच में जो बच्चे आपकी स्पेस होती है उसको हम लोग कहते हैं पेरिटोनियल स्पेस। इस पेरिटोनियल स्पेस के अंदर बहुत सारा फ्लूइड जमा हो जाएगा, और जब इसके अंदर फ्लूइड जमा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एस्साइटीज। इसको नोट कर लीजिए स्टम्प को, ASCITES। कभी भी आपको ये वाली एग्जांपल सिनेरियो में दी जाए, पूछा जाए तो हार्ट को क्या हुआ है, तो आपने कहना है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ये मैंने कंजस्टिव हार्ट फेलियर की एक कॉज बताई माइट्रल स्टीनोसिस, दूसरी कॉज ये भी हो सकती है कि अगर एक बंदे को पहले पहले मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ है, तो मायोकार्डियल इंफाक्शन उसको अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का हुआ है तो लेफ्ट वेंट्रिकल अपना काम नहीं करेगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब अपना काम नहीं करेगा तो फिर वो बाद में कंजस्टिव हार्ट फेलियर में प्रोग्रेस कर सकता है। ठीक है, यानी कि मायोकार्डियल इंफाक्शन का पेशेंट कंजस्टिव हार्ट फेलियर में प्रोग्रेस कर सकता है, लेकिन कंजस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट जो है वो मायोकार्डियल इंफाक्शन में प्रोग्रेस ऐसे नहीं करता, क्योंकि इन दोनों की कॉजेज आपस में लिंक
नहीं है। एक आखिरी बात जो बचे यहाँ पे मैं समराइज करता चलूंगा और आप लोगों को बताना जरूरी है, वो ये है कि जो हार्ट होता है ये हमेशा डायस्टली के अंदर अपना जो ब्लड होता है उसको पुश करता है कॉरोनरी वास्कुलेचर के अंदर, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि नॉर्मली जो आपकी कार्डियक साइकिल होती है, यानी कि सिस्टली प्लस डायस्टली, जो पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकंड की होती है और 1 मिनट के अंदर तकरीबन 75 टाइम जो है हार्ट बीट करता है। अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई बंदा विगरस एक्टिविटी कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसका 1 मिनट में हार्ट रेट जो है वो 75 के बजाय 150 होता है। तो क्या होगा, उसकी जो कार्डिक साइकिल होगी वो 0.8 से 0.4 हो जाएगी। और इस 0.4 सेकंड के फेज में आप ये देखें कि जब हार्ट कार्डिक साइकिल नॉर्मली 0.86 सेकंड की होती है ना, तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 0.5 सेकंड की होती है डायस्टली, ठीक है, और 0.3 सेकंड की होती है सिस्टली। ये मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, ठीक है। तो अगर अब आप देखें कि नॉर्मली जो आपकी डायस्टली होती है वो ज्यादा होती है ना सिस्टली से, तो अगर किसी बंदे का हार्ट रेट इंक्रीज करेगा तो सिस्टली तो कम नहीं हो सकती भाई। सिस्टली इसलिए कम नहीं हो सकती कि वेंट्रिकल को जितने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करना है वो उतने में ही कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो सिस्टली जो होगी बच्चे वो 0.25 सेकंड हो जाएगी कार्डिक साइकिल के अंदर, जब आपका हार्ट रेट 150 हो जाए और कार्डिक साइकिल 0.4 सेकंड की हो जाए। तो आपका जो सिस्टली होगी वो 0.25 सेकंड की हो जाएगी और जो डायस्टली होगी वो 0.5 सेकंड से कम होकर 0.15 सेकंड तक। तो आप ये देखें कि डायस्टली के अंदर कितना ज्यादा डिक्रीज आया है। जब डायस्टली के अंदर इतना ज्यादा डिक्रीज आएगा तो क्या इतने ज्यादा डिक्रीज के अंदर वो कॉरोनरी वेस्कुलेचर को ब्लड सप्लाई कर सकेगा हार्ट? नहीं। जब का हार्ट की डायस्टली कम होती है, ये रूल बना लीजिए, नोट कर लीजिए, जब भी हार्ट की डायस्टली कम होगी, हार्ट की डायस्टली कम होगी या जब भी हार्ट का रेट ज्यादा होगा, हार्ट के रेट ज्यादा होने में डायस्टली कम होती है, तो आपका कॉरोनरी वास्कुलेचर कॉम्प्रोमाइज करता है और आपको इस्कीमिया के चांसेस हो जाते हैं।